हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। अब तक हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसमें मैंने अभी तक पीरियोडिक टेबल के बेसिक के बारे में सिखाया था, जो कि लेक्चर 1 के अंदर पढ़ाया गया। और लेक्चर 2 जो है वो बड़ा ही खूबसूरत सा लेक्चर था। उसके अंदर मैंने आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ाया था, सील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया था, और वहीं पर मैंने वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस पर चर्चा कर दिया था। आज इस वीडियो के अंदर मैं आयनाइजेशन एनर्जी पर चर्चा करूंगा। यहां पे मैं ये समझाऊंगा कि कोई एटम कैसे आयनाइज होता है और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब कब पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिएगा, टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयंस इज नोन एज आयनाइजेशन। यहां पर जो आयन बनाने की बात हो रही है वो कैटायन बनाने की बात हो रही है, ये दिमाग में रखिएगा। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये बोलो कि एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है कैटायन बनाने के लिए, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन ये जो कंप्लीट डिफिनीशन होनी चाहिए वो ये नहीं है। वो क्या है वो यहां पर लिखी गई है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक एटम है, मान लीजिए कोई एटम M है, ये जो है गैसियस स्टेट में है। ठीक है भाई, अब हमारे जो मेटल्स होते हैं जनरली वो सॉलिड में होते हैं, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो वाली एनर्जी है जब हम किसी एटम से जो कि गैसियस स्टेट में है उससे हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो क्या करेंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन। जब आप इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि यहां पे क्या बन जाएगा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है जी भाई। क्यों? क्योंकि आपने निकाला क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज इस एटम को जब छोड़ के जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने एक शब्द बोला यहां पे, मिनिमम एनर्जी। क्या बोला, मिनिमम एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, इसका कहां एप्लीकेशन है, कहां यूज है, उसको देखिए। यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बेरिलियम का एटम बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ भैया, बेरिलियम का एटम बनाया हुआ है। बेरिलियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। प्रोटॉन भी 4 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन देखिएगा यहां पे मैंने इनर सेल के अंदर बनाया हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर बनाया हुआ है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। ठीक है, तो 1s के अंदर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और यहां पे सेल नंबर 2 के अंदर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। चलिए जी भाई साहब, इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इसके ऊपर एनर्जी डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एनर्जी डाल रहे हैं। हम ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, मान लो, मैं बोल रहा हूं मान लो, एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूं, मान लो कि हमने इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल दी और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर आ गया। क्या बोला मैंने कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब मैंने इसके ऊपर डाली तो वो एनर्जी खा करके क्या हुआ, एक्साइट हुआ, और एक्साइट होकर के वो एटम को छोड़ करके भाग गया। कौन, ये इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन बोल रहे हैं। और वो एनर्जी जो कि इसको आयनाइज कर रही है, क्या हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल दें, नहीं। पहले ये पता करो कि क्या इससे कम एनर्जी देने पर यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा। चलो देखते हैं। मान लो हमने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली इसके ऊपर फेंक के मारा, और ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालने के बाद भी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। ठीक है भाई, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालने पर भी ये निकल रहा है। लेकिन जब हम इसको 8.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें या इससे कोई भी कम वैल्यू लें, तब ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। इसका मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कौन है, बोलो वो कौन है, वो है भैया ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इस बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसी आइसोलेटेड
मतलब इकलौते अकेला रहने वाला गैसियस एटम से निकाला जाने वाला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वहां पे जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? इकलौता, मतलब वो जो अकेले रह रहा है, उसके आसपास इन्वायरमेंट में कोई नहीं है। यार ये आइडियल डेफिनेशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी के आसपास की वैल्यूज को हम मान लेते हैं कि वो जो है बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है। इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस बात को ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम कहने का ये मतलब होता है, एक्चुअली मैं समझाता हूं कि ये क्यों लिखा जाता है। भाई आइसोलेटेड क्यों लिखा है, क्यों कह रहे हैं कि वो अकेला होना चाहिए एटम? ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारे पास यहां पे बहुत सारे एटम है, ठीक है, बहुत सारे एटम है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर एनर्जी डाली और एनर्जी डालने के बाद इस मान लो इस पर्टिकुलर एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचनी चाहिए, तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर देगा। बाहर से मान लो, ध्यान देना, मान लो कि हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके ऊपर डाला, फिर क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको जो अरेंजमेंट है उसको तोड़ने में खर्च हो गया। ऐसा हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ये समझ लो अलग अलग करने में खर्च हो गया, ऐसा मान लो, ठीक है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला गया, लेकिन आपको क्या महसूस होगा? आपको तो महसूस होगा कि भैया जब हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें डाला था तभी उसने इलेक्ट्रॉन दिया, जबकि आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चारों लोग मिलकर के कुछ खा गए, कुछ कहीं खपत कर गए, तो यहां पे पता नहीं चलेगा। इस वजह से हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ एक एटम चाहिए, सिर्फ एक एटम चाहिए, ताकि जो भी एनर्जी इसके ऊपर मारूं वो एनर्जी सिर्फ इसी को मिले, बाकी किसी को नहीं मिले। इसीलिए लिखा जाता है आइसोलेटेड। फिर बात होती है गैसियस। गैसियस इसलिए क्योंकि जब गैस होगा तो इसके जो एटम्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, तो एक एटम को जो भी एनर्जी तुम सप्लाई कर रहे हो उसको तुम डिटरमाइन कर सकते हो, उसको तुम आसानी से जान सकते हो। शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि आइसोलेटेड गैसेस एटम मैंने क्यों बोला। यहां पे बेरिलियम का यहां पे क्या निकला था? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकला, क्योंकि ये वही मिनिमम एनर्जी है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है 8.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर नहीं आता, मतलब इससे कम देंगे तो बाहर नहीं आएगा, इससे ज्यादा देंगे आ तो जाएगा, लेकिन उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। जी देखिएगा क्या लिखा गया है कि बेरिलियम का ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हम क्या कर रहे हैं? हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इस न्यूट्रल एटम में से क्या बना रहे हैं? कैटायन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैटायन बना रहे हैं। किसका कैटायन बना रहे हैं? इसका कैटायन। बेरिलियम का कैटायन हुआ तो बेरिलियम प्लस हमने यहां पे लिख दिया। बाहर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे, एक निकाल दिया, अब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसको करने के लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आपने इस एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, इस वजह से यहां पे 1 लिखा हुआ है। ओके भाई, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला देखो, ये है हमारा Be प्लस एक कैटायन। अब मैं अगर इसके अंदर से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं, मैं क्या करूं? इस वाले को निकालना चाहूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर एनर्जी डालनी पड़ेगी। इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एनर्जी डालनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो हम डालेंगे अब की बार, वो मान लो है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैं कह रहा हूं मान लो, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डाल रहे हैं, तब जाकर के वो निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन जब हम 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी डालते हैं तो वो निकल के बाहर नहीं आता। इसका मतलब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये है क्या? ये है आयनाइजेशन एनर्जी। किसका? इसका नहीं, नहीं, किसका? इस वाले का। ये वाला आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अब यहां से देखो, ये वाला जब ये बन रहा था तो उन्होंने क्या किया? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसके अंदर इनपुट किया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो लिखा गया है, ये इस वाले एटम के रिस्पेक्ट में बोला जाता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड क्यों बोला गया? भाई ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम निकालने जा रहे हैं और जब हम Be2+ बना रहे हैं तो जितने एनर्जी का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस समय क्या बोला जाएगा? Be का ये क्या बोला जाएगा? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा। लेकिन 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 इस Be+ का ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? ये Be+ का
पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ध्यान देना क्या बोला, Be प्लस, तो ऐसा दिखता है। उसमें से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे करके, तो मेरे भैया Be प्लस का ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, लेकिन Be का मतलब बेरिलियम का ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। देखिए भैया हुआ क्या, हमने क्या किया, इसके अंदर एनर्जी इनपुट किया, ये निकल के बाहर आ गया। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि ये जो पहला आयनाइजेशन एनर्जी है ये वाला, ये दूसरा आयनाइजेशन ये वाला, इन दोनों में ज्यादा कौन है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये पूछा गया है भैया। देखो यहां पे बोला ये जा रहा है, बताइए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम में ज्यादा कौन होगा। दिमाग लगाना शुरू करिए, बताइए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, यहां पे कितने प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन है, और इसके बाहर टोटल कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यहां वाले केस में देखो, बेरिलियम वाले केस में जब देखोगे, बेरिलियम प्लस वाले केस में जब तुम देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे 4 प्रोटॉन तो है। अरे भाई प्रोटॉन पे तो कोई असर आया नहीं भाई, तुम एनर्जी दोगे तो बाहर के सेल से केवल इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाता है, अंदर में जो आपका प्रोटॉन है उस पर कोई असर नहीं आता। तो यहां पे 4 प्रोटॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, 4 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस समय जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। कहां पे ज्यादा है जेड इफेक्टिव, बी प्लस में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बीई प्लस में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और यहां पर उतना जेड इफेक्टिव नहीं है। अगर यहां पे ज्यादा जेड इफेक्टिव नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस के द्वारा जो होल्डिंग होनी चाहिए वो थोड़ी कम होगी, यहां पर थोड़ा ज्यादा होगा। यहां वाले को ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करा रहा होगा उसका न्यूक्लियस, इस वजह से इसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू यहां वाले के। समझ में आया? सिंपल सा बोल दूं क्या भाई? अगर आपको कैटायन समझ में आया था तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सिंपल सा समझो, Be और Be प्लस में, बी और बी प्लस में जो बी प्लस है वहां पे क्या ज्यादा है भैया, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अगर जेड इफेक्टिव यहां पे ज्यादा है तो यहां का इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है तो इसका आयनाइजेशन क्या होगा, टफ होगा। इसका आयनाइजेशन क्या होगा, टफ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हमें ज्यादा एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रखा था और यहां पे मैंने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रखा था। तो आई होप अब तो सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। मैं बोल रहा हूं हमेशा। क्या लिखना है भैया, यहां पे लिखो। अक्सर बच्चे कंफ्यूज घूमते हैं, नहीं घूमना मेरे भाई। क्या बोलोगे कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा सेकंड से कम होती है, जो सेकंड वाली है वो हमेशा ज्यादा होती है। कोई समस्या की बात नहीं। आप बेरिलियम लो, आप सोडियम लो, आप सीजियम लो, जो लेना है लो, ये नहीं बदलने वाला, ये हमेशा फिक्स होता है। क्योंकि जैसे ही कैटायन बनता है वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इस वजह से अब की बार इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। अच्छा जी, समझ में आया क्या? अब बताइए, अगला सवाल आपसे ही है। इतना पढ़ने के बाद आप एक चीज बताइए, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये आप ऐसे बोलो, ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है? मैं एनर्जी लगा रहा हूं या एनर्जी मुझे मिल रही है? तो इसका जवाब तो आपको आता ही होगा कि ये जो आयनाइजेशन की एक प्रोसेस हम सामने देख रहे हैं ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है भैया? ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर हम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच यहां पे क्या निकल के आएगा भैया, पॉजिटिव निकल करके आएगा। कहने का मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं भैया, एनर्जी डाल रहे तभी इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर हो रहा है, तभी यहां पे एक्साइटेशन हो रहा है। कहां से, किसी लेवल से, कहां तक, n = इनफाइनाइट तक। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट तक जाए इसका मतलब यही होता है कि लौट के वापस नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, निकल के एकदम बाहर चला जा रहा है। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं। अब एक चीज वही लिखा गया है नीचे, देख लीजिएगा। लिखा है कि यहां पे है सोडियम, हमने इनपुट कर दिया इसमें क्या,
आयनाइजेशन एनर्जी बन गया क्या, Na+। तो बताइए डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात, हमने खुद एनर्जी डाली है तो निश्चित रूप से ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। आगे मैं आपको 4 फैक्टर पढ़ाऊंगा, ये चारों फैक्टर क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ऐसा हो कि आपके न्यूरॉन्स उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लें। इसलिए ध्यान से सुनिएगा अगली चारों लाइनें, क्योंकि रीजन बता रहा हूं, क्योंकि इसके आगे मैं बहुत सारे ऑर्डर से एक साथ पढ़ाता हूं, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल का एक साथ ही आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनवाता हूं। इसके लिए जरूरी है कि आपको ये चारों फैक्ट आते हों। तो चलिए पहला फैक्टर देखते हैं जो कि है जेड इफेक्टिव। हमें ये देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव में क्या रिलेशन है। जेड इफेक्टिव वाला कब लगाते हैं, जब हम लेफ्ट से कहां जाते हैं, राइट की तरफ। तो देखो भैया, जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वहां पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, पढ़ा था हमने। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पर अपनी होल्डिंग मजबूत करेगा। अगर इसको पकड़ के बैठा रहेगा तो उसको निकालना आसान है क्या, नहीं, इसको निकालना कठिन है। हमें और ज्यादा एनर्जी इसके ऊपर डालनी होगी ताकि इसके इस अट्रैक्शन फोर्स को हम तोड़ सकें और इसको लेकर के भाग सकें। इसका मतलब जहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी वहां पे ज्यादा मिलेगी। तो कुल मिला के आप इतना बोलो कि देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्योंकि बढ़ता है, इस वजह से वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सी एक कहानी जो आपको समझ में आ चुकी है कि जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और जेड इफेक्टिव के फैक्टर को हम तभी लगाते हैं जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तब हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है। चलिए आइए, स्वागत है लिथियम और बेरिलियम में। लिथियम किधर है, लेफ्ट साइड में, बेरिलियम किधर है, राइट साइड में। इस वजह से यहाँ पे बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगा। तो बार बार यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है। आप समझिएगा ये सारे ऑर्डर्स मैं किसके लिए बना रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बना रहा हूँ। अब आइए बोरॉन और कार्बन पे। बोरॉन किधर है भैया, लेफ्ट साइड में। बोरॉन के जस्ट बगल में आता है कार्बन। इसका मतलब हुआ कार्बन का क्या होगा, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें कोई समस्या की बात है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाया हमने। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ाते हैं और जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, कोई समस्या करने की बात नहीं है, हमने देख रखा भैया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है साइज। साइज से आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो भैया, हम जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है बताओ, टॉप टू बॉटम जाते हैं वहां पे साइज बढ़ती है। साइज क्यों बढ़ती है, क्योंकि हर बार एक एक पीरियड हम उतरते जाते हैं, एक एक नया सेल जोड़ते जाते हैं और जितने ज्यादा सेल जोड़ते जाएंगे न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी तो साइज बढ़ता जाएगा। और जब साइज बढ़ती जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, वही वाली लाइन दोबारा बोलता हूं, साइज जब बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको कि आपको निकालना है उसके बीच में दूरी बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ जाएगी तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अगर कम होगा तो उसको निकालना आसान होगा। इसका मतलब उसमें थोड़ी सी एनर्जी डाली और वो इलेक्ट्रॉन कहां गया, बाहर आ गया। तो साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ जाती लिख दूं, घट जाती है। शायद आपको समझ में आया हो कि साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है, या सिंपल अब मैं यही बोलूंगा, जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाता हूं इन द पीरियोडिक टेबल वहां पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी घटती हुई दिखती है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी हुई मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट यहां पे लिख दिए गए हैं। यहां पे आपको टॉप टू बॉटम मिल रहा है। इस वाले के केस में n कितना है, n मतलब सेल नंबर जो कि वैलेंस सेल है वो कौन है भैया, यहां पे आएगा 2, यहां पे होगा 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। कुल मिला के ये
कि जब आप 6 वाले सेल को देखोगे तो वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। क्या बोल रहा हूं, ये हमारा न्यूक्लियस 6 n = 6 यहां पे है और आपका इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ सीजियम के अंदर। इसको निकालना बड़ा आसान, इतना दूर रहेगा, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, निकाल के ले जाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा मोड़ा तो पड़ेगा ही, लेकिन इसको निकाल लेते हैं। अगर निकालते हैं तो भैया आसानी से निकल जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। अब अगला देखो, यहां पे मैं लगा दे रहा हूं n = 5। अब n = 5 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो थोड़ा सा करीब आ चुका, किसके, अपने न्यूक्लियस के। अगर न्यूक्लियस के करीब होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, n = 6 वाले के। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले केस में यहां पर Rb और CS में देखें तो Rb का आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों पर। इन दोनों में आप देखोगे तो यहां पर n = कितना था, 4 था। इसका मतलब देखो हमारा न्यूक्लियस यहां पे, अब n = 4 तो यहां पे मिलेगा। अगर n = 4 यहां पे है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, और ज्यादा कठिन। और ज्यादा करीब आओ, n = 3 में आओगे तो इसके और करीब हो गए, इसको निकालना और कठिन। और करीब आ जाओ भैया n = 2 में, मतलब कि अब आप कहां की बात कर रहे हो, इस वाले की बात कर रहे हो, लिथियम की। लिथियम वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के बड़ा पड़ोसी है, और पड़ोसी का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा धर्म है, तुम भी रखा करो। ठीक है, आगे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर इसका और इसका मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है आयनाइजेशन एनर्जी पे कितना इंपैक्ट डालता है, कैसे इंपैक्ट डालता है, वो हमें समझना है। पहली चीज लिखी गई है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मिलेगी, है ना। सिंपल सी बात यार, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होगा तो वो क्या अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, जवाब है नहीं। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा तो हमें बाहर से ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी मारनी पड़ेगी, किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। इस वजह से वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि हमने बाहर से एफर्ट ज्यादा मारा, ज्यादा एनर्जी उसके अंदर इनपुट की हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, पहला एग्जाम्पल है हाफ फील्ड। हमने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, वो दोनों स्टेबल होते हैं ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। वो वहां पे आपने समझा होगा, फिलहाल आप याद करिए, समझिए यहां पर कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। अच्छा जी, चलिए ढूंढते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो, अगर आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्या सोचोगे, देखो सर नाइट्रोजन इधर होता है, ऑक्सीजन इधर, मतलब ये लेफ्ट है, ये राइट। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ाएंगे, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ाएंगे तो क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये हम जरूर सोचते, लेकिन यहां पे हमें ये चीज नहीं सोचनी, क्योंकि उससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे आके जुड़ गया, वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब हमें करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे 1s2, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 7, यहां पे टोटल कितने, 8। आप लिखोगे 1s2, फिर लिखोगे 2s2, फिर लिखोगे 2p3। लिखोगे क्या, क्या आप 2p3 लिखोगे, जवाब है हाँ। यहां पे क्या लिखोगे, सेम चीज लिखोगे, बस यहां पे आप लिख दोगे 2p4। बाकी ये पार्ट तो सेम ही होंगे, तो ये सेम पार्ट को मैं हटा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ आप फोकस करिए इस 2p3 पे। किस पे फोकस करिए, 2p3 पर फोकस करिए, और ये है हमारा 2p4। अब एक बात बताओ, जो हमारा p सबसेल होता है, उस p सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। चलिए जी बना लेते हैं, ये हमारा है p ऑर्बिटल। हमने क्या किया, बना लिया, ये हमने बना दिया p ऑर्बिटल। इस p ऑर्बिटल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, रख देते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे। अलग अलग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हुंड रूल यही कहता है, अलग अलग रख दिया। तो ये हो गया p3। अब एक बात बताओ, ये हाफ फील्ड है क्या, हाँ है भाई। टोटल इसमें कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें 3 प्रेजेंट हमें दिख रहा है। इस वजह से हम ये कहेंगे ये जो है एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। नाइट्रोजन के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो निश्चित रूप से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बात समझ लिया।
क्या आएगा, इसका ज़्यादा आएगा। आप बोलोगे सर इस 2p4 पे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, तो देख लो भैया यहीं पे 2p4 मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए मैंने बताया इसका ज़्यादा है। आप 2p4 समझना चाहते हैं तो 4 रखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर करा दो, पेयर करा दिया। अब बताओ क्या ये हाफ फिल्ड है, क्या ये फुली फिल्ड? नहीं, एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है जो स्टेबल नहीं। अगर स्टेबल नहीं तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से जंप कर जाएगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो चलिए भैया चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में लिखा गया है फ्लोरीन और नियॉन। इन दोनों को हमें कंपेयर करके ये बताना है कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आता है। तो देखो भैया अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं निकालना चाहते अभी, फिलहाल पुराना वाला दिमाग लगाओ। फ्लोरीन कहाँ रहता है? फ्लोरीन रहता है राइट साइड में। रहता है क्या? लेफ्ट साइड में रहता है भैया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट साइड। नियॉन कहाँ पे रहता है? राइट साइड में। अगर नियॉन राइट साइड में है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब नियॉन का ज़्यादा होना चाहिए। मैं बता दूं आपको यहाँ पे नियॉन का ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, नियॉन का ज़्यादा मिलेगा। और यही चीज़ हम यहाँ से भी वेरीफाई कर रहे होंगे। देखिएगा जो हमारा नियॉन है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे आएगा 2p6, केवल लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 2p6, यहाँ पे आएगा 2p5। 2p5 जो है ये फुली फिल्ड तो है नहीं, ये फुली फिल्ड है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। सर आपने यहाँ पे क्यों पढ़ाया इसको? तो आप पीछे वाले में भी पढ़ा सकते थे, आपने यहाँ क्यों बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? तो मेरे भैया मेरा जवाब सुनो, ये है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा आपके पेपर में लैंग्वेज के फॉर्म में। बोलेगा कि फ्लोरीन और नियॉन के बीच में जो आयनाइजेशन एनर्जी का गैप है वो बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्या लॉजिक है उसके पीछे? 3-4 ऑप्शन चिपका देगा, आपको क्या जवाब देना है? आप बोलना वहां पे ज्यादा तो है, ये बात समझ आ रही है, लेकिन ज्यादा ही, बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस वाले का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ये फुली फिल्ड है। ये क्या है, ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। तो यहां पे जो ये ज्यादा वाला शब्द है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इनके शरण में आना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नहीं एक चीज रह गई यहाँ पे, ये चीज देखिए बच गया, इसको देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है हीलियम, और क्या लिखा गया है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। इनका आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, कैसा होगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहली चीज भैया ये है क्या, ये हैं इनर्ट गैस। ये कौन से लोग हैं, ये हैं इनर्ट गैस। अब जो इनर्ट हैं वो क्या अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेंगे? नहीं, इसीलिए तो नाम रखा है इनका इनर्ट, कि भैया ये इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं, बॉन्ड वगैरह बनाते नहीं, इस वजह से इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो दिमाग में पहली लाइन छप गई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो सच में कठिन है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में दोबारा रिवाइज करवाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल बस यहाँ पे आप ये समझिए, इनर्ट इसी वजह से इनको बोला जाता है क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले लोग हैं या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले लोग हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट में होते हैं। ये सबसे राइट में होता है और सबसे राइट में जाने पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो निश्चित रूप से ये पूरे पीरियोडिक टेबल में ये फैमिली जो है सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लो हम आयनाइज करने की कोशिश करें तो हम ऊपर से नीचे चलें, तो बताइए क्या ऑर्डर आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का? दिमाग लगाने की जरूरत है क्या ज़्यादा? आप क्या बोलोगे, टॉप टू बॉटम आते जाओ और क्या बताते जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी बताते जाओ। क्या मैंने सही ऑर्डर लगाया हुआ आयनाइजेशन एनर्जी का? अरे भैया नहीं, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हो साइज बढ़ती है। क्या बढ़ती है? साइज बढ़ती है। और जब साइज बढ़ेगी तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम सबसे ज्यादा, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन और जेनॉन। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो हीलियम है वो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये ऐसी चीज है जो बच्चे कम समझ पाते हैं। जिन्होंने ये पेनिट्रेशन इफेक्ट आज के पहले नहीं पढ़ा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि लेक्चर 2 में जाएं और उसको अच्छे तरीके से सीखें। मैं ये पूरा दावा करता हूं कि उससे बेहतर पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ाना असंभव है। जाकर के उसको जरूर देखिए, वहां से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहाँ लगाओगे वो चीज़ भी आपको वहाँ समझ में आ जाएगी। इस वजह से इसके पहले वाला लेक्चर, मतलब कि लेक्चर 2, जिसके अंदर मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ाया हुआ है, जा करके पढ़ लीजिए।
ओके चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या असर आता है, चलिए भैया वो देखते हैं। देखो यहां पे ध्यान से देखना, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है मैं क्या लगाने वाला हूं, ऑर्बिटल पर पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, क्या दूंगा, ऑप्शन दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ना इलेक्ट्रॉन है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, इलेक्ट्रॉन कहीं रख दो, क्या करो, इलेक्ट्रॉन कहीं रख दो। तो चाहे आप एस में रखो, चाहे आप पी में रखो, चाहे आप डी में रखो, चाहे आप एफ में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब मैं दूसरी लाइन कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि अब इलेक्ट्रॉन को वहां रखो जहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है। मतलब ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, यहां पे छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन क्या, एक बच्चा है, उसके घर में ये 4 सदस्य हैं, मम्मी इधर है, पापा इधर हैं, ये भैया बुआ वगैरह कोई होंगे, ठीक है। तो ये हो गए 4 लोग। इलेक्ट्रॉन आपने छोड़ा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अपनी मम्मी के पास पहले जाएगा, कहां जाएगा, मम्मी के पास। इसके बाद उसकी दूसरी प्रायोरिटी पे, अक्सर की बात कर रहा हूं, पापा के पास जा सकता है, वैसे अक्सर कहां पे जाना चाहेगा, इसके बाद मम्मी के पास, इसके बाद पापा के पास, तब जाके किसी और के पास वो जाना पसंद करेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर मौका मिले तो वो जाएगा कहां पे, एस ऑर्बिटल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू पी ऑर्बिटल, विद रिस्पेक्ट टू डी एंड विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑर्बिटल। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो है भैया पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्योंकि एस का पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, इस वजह से वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास रहती है, क्योंकि वो है स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है खींच करके न्यूक्लियस की तरफ आएगा। समझ में नहीं आ रहा है, मान लो ये जो है हमारा एस ऑर्बिटल है, क्या ये हमारा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल वाला, ठीक है। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन मारा इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल गया। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला तो यहां पर न्यूक्लियस उसको हर तरफ से अपनी तरफ खींच रहा है, हर तरफ से उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हर तरफ से जाएगा तो वो श्रिंक होगा, छोटा होगा, इसी को पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो इसी को बोला जाता है कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस ज्यादा है, इसी वजह से वो न्यूक्लियस के करीब है। अब जो लोग लेक्चर 2 नहीं देखे होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, अब एस हो गया करीब में, इसके बाद क्या होता है, पी का पेनिट्रेशन पावर एस से कम होता है, पी के बाद आता है डी के बाद होता है एफ। शायद आपको समझ में आया हो कि एस न्यूक्लियस के पास क्यों है, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। अच्छा अब ध्यान से समझना, यहां पे लिखा गया है कि Z इफेक्टिव का ऑर्डर क्या है, SPDF है। मतलब ये कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन S के अंदर है तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा विद रिस्पेक्ट टू P, विद रिस्पेक्ट टू D, विद रिस्पेक्ट टू F। अच्छा जी, अब आप एक बात बताओ, अगर ये S के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने, वो न्यूक्लियस के बगल में होगा, न्यूक्लियस का सबसे अच्छा पड़ोसी कौन, S ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है, क्या तुम आराम से निकाल पाओगे? क्या आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो उछल कूद के बाहर आ जाएंगे? जवाब है नहीं। वो कहां पे खेल रहे हैं, यहां पड़ोसी के साथ खेल रहे हैं। कहां पे, ये है भैया, देखो हमारे न्यूक्लियस, उनका सबसे बढ़िया पड़ोसी कौन है, ये एस है। इसी वजह से इन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसको आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब आप इसको लेकर के जा पाओगे, तब जाकर के इसको ले जा पाओगे। इस वजह से बोला जाएगा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे है, मान लीजिए इस पी के अंदर है। अब तो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला गया, अगर थोड़ा सा दूर चला गया तो थोड़ा निकालना आसान होगा, लेकिन बहुत आसानी से वो भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस और पी में है तो एस से निकालना तो कतई कठिन काम है भाई, पी से निकालना रिस्पेक्टिवली आसान है। इस वजह से हम बोलेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आता है जहां पे वो एस ऑर्बिटल के अंदर रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए कम आता है जब वो पी के अंदर रहता है। चलिए जी, समझ में आ गया। आइए लगाते हैं इसको, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा, बेरिलियम एंड बोरॉन, क्या लिखा है, बेरिलियम एंड बोरॉन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो भाई, लिख के देखो, क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे 1s2, फिर क्या लिखोगे 2s2, लिख दोगे। अब बोरॉन को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। क्या बोल रहा हूं मैं, 2p1, यहां पे p1, यहां पे s2। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप एनर्जी डालोगे ना तो हर बार आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर से ही निकल के जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली ऐसे देखिएगा, मान लीजिए कि हमारा ये न्यूक्लियस है और यहां पर इनर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आपने एनर्जी डाली और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा इस वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए जी, ये बात समझ में आ गया, ओके। अब देखो ध्यान समझना, ये क्या है, 2p1 में, सॉरी 2p1 में आपका इलेक्ट्रॉन है, कहां पे है आपका इलेक्ट्रॉन 2p1 में। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से यही चल रहा है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, 2p1 में इलेक्ट्रॉन है तो मैं साथ
कुछ हटा दे रहा हूं। देखो यहां पे 2p1 है और इसके बगल में इसके लिए क्या लिखा था, 2s2 था, 2s2 था, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है और ये वाला भैया इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या ये वाला निकालना आसान है, बताओ। आपको इलेक्ट्रॉन S से निकालने का मौका मिले और आपको इलेक्ट्रॉन P से निकालने का मौका मिले, कहां से निकालोगे? आसान वाला काम करोगे ना, ये वाला निकालोगे, मतलब कम एनर्जी इनपुट करोगे और ये उछल कूद के बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब बोरॉन जो है वो कम आयनाइजेशन एनर्जी रखता है विद रिस्पेक्ट टू बेरिलियम। क्यों, क्या रीजन है? ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। सर समझ नहीं आया, किसी को समझाना है, किसी बच्चे को बताना है, किसी भाई को बताना है, तो आप बताओगे कि p ऑर्बिटल कहां रहता है भैया? वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहता है। क्यों? क्योंकि s का पेनिट्रेशन पावर है वो अंदर की तरफ है, p उसके बाद रहता है। अगर p दूर है तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान होगा। अगर आसान होगा तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यही चीज हमें यहां पे भी लगानी। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो। चलो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे इस वाले के अंदर तो क्या मिलेगा? यहां पे देखो बेरिलियम की फैमिली का कौन है? मैग्नीशियम है ना, तो यहां पे सेम आएगा। यहां पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे 3s2 और इस वाले के लास्ट में आप क्या लिखोगे? 3p1। इलेक्ट्रॉन अभी भी कहां से निकालना है? S और P से ही निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेम चीज ऊपर लिखी गई यही वाला ऑर्डर यहां पर भी बना दीजिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आ गए हम नेक्स्ट पे। क्या लिखा हुआ है? असर्शन में दिया हुआ है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। अभी पढ़ाया मैंने, क्या बताया मैंने कि जो बेरिलियम है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन। रीजन क्या बताया? पेनिट्रेशन इफेक्ट। किसका ज़्यादा अच्छा है? S का। अगर S का ज़्यादा अच्छा है तो उसका इलेक्ट्रॉन S में अगर है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? S में है, तो वहाँ से निकालना कठिन है तो आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा आएगा। क्या यहाँ पर ऐसा कोई रीजन दिया? इन्होंने रीजन दिया 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। पहली बात तो इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। एनर्जी वाइज 2s क्या होता है? छोटा होता है 2p में। ये होता है इसका एक्चुअल रीजन, ठीक। लेकिन चलो जो भी इन्होंने चिपकाया तो रीजन तो गलत ही है भाई। रीजन क्या है? गलत है। तो आप ये वाला मार्क कर लेना कि जिसमें रीजन गलत है और असर्शन क्या है? सही है। ऊपर से हमें यहाँ पे क्या रीजन देना चाहिए था? अगर वहां पे ये रीजन मेंशन होता कि S का पेनिट्रेशन पावर अच्छा है, वो न्यूक्लियस के करीब रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, तो वो रीजन सही हो जाएगा। और ये पूछा गया था JEE 2002 में, मतलब कि एडवांस का ये क्वेश्चन रहा था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे आपको ये दो चीजें दी गई हैं। बोला गया है इन सब के आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अरेंज कर दीजिए, बना दीजिए। चलिए लिखा क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समथिंग समथिंग। यहाँ पे देखो क्या है, आप क्या करो, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो। बताता हूँ मैं। पहले आप क्या करो, लेफ्ट टू राइट वाला मैंने जो सिखाया था वो लगाओ। इन दोनों में लेफ्ट टू राइट लगाने में कोई समस्या नहीं। बेरिलियम और लिथियम में क्या लगाया? लेफ्ट टू राइट लगा दिया। कोई समस्या हुई क्या? नहीं। इन दोनों में बेरिलियम और बोरॉन अभी पढ़ाया, बेरिलियम और बोरॉन में क्या होगा? बेरिलियम का ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन, ठीक है। बोरॉन एंड कार्बन इन दोनों में क्या लगाना है? लेफ्ट टू राइट वाला लगाना है। बताऊंगा क्यों और कैसे, सब समझाऊंगा। इस वाले में किसका लगाना है? ये वाला लगाना है। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अभी पढ़ा था, ये क्या होता है? ये होता है हाफ फील्ड। अगर ये हाफ फील्ड है तो इसका क्या होगा? ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में क्या होगा भैया? यहां पे किसका ज्यादा? इसका। लेकिन नियोन का तो भैया थोड़ा और ही ज्यादा होता है। तो ये है हमारा एक्चुअल ऑर्डर जो आता है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखोगे तो हमेशा कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए था। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन की धज्जियां उड़ा रही हैं बहुत सारी चीजें। ऐसा क्यों हो रही हैं? आप चलिए वो समझाता हूं। आपके मेमोरी में ये चीज कैसे टिकी रहेगी, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पढ़ाने का एक्चुअल मतलब तो यही है। चलिएगा देखते हैं। यहां पे आप कैसे लिखोगे? यहां पे आप लिखोगे S1, यहां पे आप लिखोगे 2S1, यहां पे होगा S2, यहां पे क्या लिखोगे? P1 मतलब 2P1, यहां पे P2, यहां पे P3, क्या लिखोगे? P3, यहां पे लिखोगे P4, ठीक है। यहां पे क्या लिखने वाले हो? P5 और यहां पे लिखने वाले हो P6। समझ में आया क्या? जी सर ये क्यों लिखा आपने? अभी सब समझ में आएगा भैया। ये ऑर्डर डायरेक्टली आप रट नहीं पाते हो तो इसलिए आपको समझाना पड़ेगा। देखो पहली बात तो आप क्या करो, फुली फिल्ड को घेर दो। फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड? फुली फिल्ड वो है, हाफ फिल्ड देखो भैया ये है,
ठीक है, फुली फिल्ड वो है, हाफ फिल्ड ये है, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, इन वाले में देखने की जरूरत नहीं है, आपको बताऊंगा। यहां पे आपने देख लिया, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, देखो ये बहुत ज्यादा है, P6 है, फुली फिल्ड है, तो इसलिए हमने बनाया तो साइन वही वाला है, लेफ्ट टू राइट वाला। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, बनाया वही है, बस हमने थोड़ा सा ज्यादा वाला साइन बना दिया, तो यहां पे लग गया। P3 वाले में देखो, इस वाले और इन वाले को कंपेयर करो, ये क्या है P3 हाफ फील्ड, ये क्या है, ये फुली फिल्ड है क्या, नहीं है। अगर एक बगल वाला इसका जो पड़ोसी है वो फुली फिल्ड नहीं है, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हाफ फील्ड वाला ज्यादा करना है, तो इससे ये ज्यादा हो गया, इससे भी ये ज्यादा तो है ही है भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे भी ज्यादा होगा। और ऐसे भी बोल दो कि ये हाफ फील्ड है, ये तो हाफ फील्ड है नहीं, तो यही वाला ज्यादा आएगा। अरे यार ये समझना तो कतई आसान काम है कि भैया जो हमारा नाइट्रोजन है वो हाफ फील्ड होने की वजह से दोनों पड़ोसियों से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। नियॉन वाला भी एक्सप्लेनेशन कोई दिक्कत की बात नहीं करता। अब लौटते हैं हम यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी नॉर्मल ट्रेंड लगाना है। दिक्कत कहाँ है, जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोरोन के केस में। बोरोन के केस में ये वाली लाइन ऐसी नहीं है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे कि देखो भैया यहाँ पे हम लगाएंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे P1 में है और यहाँ पे S के अंदर है, तो जब S के अंदर होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, इस वजह से इसका ज्यादा आएगा। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया, नहीं याद हो रहा है, चलिए कोशिश करता हूँ आपके साथ दोबारा। देखो भैया पहले ये समझो, पहले आप ये समझो, ये वाली चीज़ समझो कि देखो S से P में कब जा रहे हो, यहाँ से S से P में कन्वर्जन कब हो रहा है, चलते गए देखो S से P में आए तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है, याद रखना। S से P में आए तब कोई समस्या आने वाली। दूसरी, हाफ फिल्ड वाली जब चीज़ आए तब कोई दिक्कत आने वाली, और जब फुली फिल्ड आए तब वहाँ पे कोई समस्या आने वाली है। सिंपल, आपको ये चीज़ शायद अब याद हो गई होगी, नहीं याद हुई है दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, थोड़ा जंप करना सिखाऊंगा इसमें, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा भैया, है ना। अब आपको देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या समझनी है, वो ये है कि देखो जब आप लिथियम से बेरिलियम तक गए कोई दिक्कत नहीं हुई, ये वाला साइन बना दिया, लेफ्ट टू राइट गए। अब आप आगे जैसे बेरिलियम के पास पहुंचे, बेरिलियम क्या करता है, जंप मार के कहाँ आ जाता है, बोरॉन के आगे। बेरिलियम जंप मारेगा बोरॉन के आगे, बोरॉन हो गया पीछे। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। पहले आप लिखोगे लिथियम, फिर क्या लिखोगे, अब लिखोगे बोरॉन, क्योंकि बोरॉन का जस्ट आगे गया बेरिलियम। क्यों गया भैया, ये ऑर्डर उल्टा क्यों हुआ, ये वाला उठ के आगे इसलिए गया क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन S के अंदर है, इनका इलेक्ट्रॉन P के, S से निकालना कठिन था, आयनाइजेशन एनर्जी आगे आ गई। ओके भैया, इन्हें दोनों में बताओ, अब बताओ इन्हें दोनों में ज़्यादा कौन है, इनमें और इनमें ज़्यादा कौन, तो आप बताओगे कि सर इन्हीं का ज़्यादा होगा, कार्बन वाले का। यहाँ पे कार्बन वाले का, तो बेरिलियम के आगे कौन लिखो, कार्बन। आपको क्या कराना है, वन टाइम उठा के आगे रखना, ऐसे उठाओ, इनके बीच में डाल दो, डाल दिया, देखो कार्बन और बोरॉन के बीच में बेरिलियम घुस गया, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में निश्चित रूप से यार यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में आप जाके देखो ना, कौन पढ़ रहा है, राइट में ये पढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। लेकिन अब नाइट्रोजन के केस में आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के केस में ये चीज़ उठानी है, इसको ऑक्सीजन के आगे रख देना है, इसको उठा करके ऑक्सीजन के आगे रखा है। अगर ये ऑक्सीजन की जगह पर गया तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। इसमें कोई समस्या हुई क्या, नाइट्रोजन उठ करके आगे गया था, अच्छा जी नाइट्रोजन यहाँ पे आया तो इसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्या लिखोगे आप, नियॉन। अब तो यार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 2-3 तरीके अपना दिए आपको ये चीज़ याद कराने के लिए। अब भैया ये तो हमें आ गया सर, हमें ये बताओ ये क्या है, जो चीज़ जो ऑर्डर आप यहाँ पे देख रहे हैं वही ऑर्डर यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये S1, ये क्या S2, बस यहाँ पे क्या है 3S1 3S2, यहाँ पे क्या 3P1, यहाँ पे क्या P2, यहाँ पे क्या लिखोगे P3, यहाँ पे क्या P4, अगला क्या होगा P5, अगला P5, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ बदली गई है, क्या क्या है, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, कार्बन सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया, ये सल्फर है, ये AS नहीं है, ये मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सल्फर है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सल्फर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सल्फर है। ठीक, तो सल्फर का क्या हो गया P4, यहाँ पे होगा P5, यहाँ पे हो जाएगा P6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख रखा है, उसी के हिसाब से आप चिपकाना। देखिए आपको क्या करना है, S P, तो S से P में जा रहे हो तो क्या करना है, यहाँ पे जंप कराना है, तो क्या करो, मैग्नीशियम उठाओ आगे कर दो, यही तो करना था, मैग्नीशियम को उठाओ क्या करो, आगे कर दो। अच्छा जी, अगर आप मैग्नीशियम को उठा करके यहाँ पे आगे कर रहे हो तो यहाँ पे हमें क्या कर दिखेगा, पहले आगे देखो, पहले पीछे की बात करते हैं, पहले पीछे की बात करो तो सोडियम, सोडियम के बाद कौन आएगा, एल्युमिनियम, सोडियम के बाद एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम के आगे ले जा करके आपने मैग्नीशियम रखा, इस वजह से मैग्नीशियम यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो P2, P3, P4 में ध्यान दो, P3 वाला क्या है, हाफ फील्ड है तो ये हमेशा ज़्यादा आएगा,
ठीक है। अगर ये ज्यादा आएगा तो कैसे लिखा जाएगा देखना, आप मैग्नीशियम उठा के यहाँ रख चुके हो और ये क्या है सिलिकॉन, तो चलो सिलिकॉन को हमने रख दिया पीछे, सिलिकॉन को रखा पीछे क्योंकि यार सिलिकॉन और एल्युमिनियम के बीच में तो मैग्नीशियम रख रहे थे, देखो इन दोनों के बीच में हमने मैग्नीशियम रखा। अब देखो ये जो हमारा फॉस्फोरस है इसको उठा के हमने सल्फर के आगे कर दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या था हाफ फिल्ड, जो ज्यादा स्टेबल वाला ना उसको उठा के आगे कर दो, तो यही काम हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सल्फर। अब यार ये तो आगे चला गया, बचा क्या सल्फर, ये लिख दिया, इसके बाद क्या लिखेंगे फॉस्फोरस, इसके बाद क्या लिखेंगे क्लोरीन, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लोरीन के बाद आप क्या लिखोगे आर्गन लिखोगे। तो ये जो बना ये है हमारा ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर दिस। शायद आपको समझ में आ चुका होगा, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट तो भाई साहब दिमाग घुमाने के लिए है, लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, इससे सवाल एडवांस लेवल में बन सकता है और ये चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पढ़ाने चल रहा हूँ, दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, अपने न्यूरॉन्स को क्या करिए थोड़ा सा स्टेबल रखिए, इसको एक्सेप्ट करवाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ कहेंगे सर क्या क्या बोलते रहते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या असर आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। सर ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। भैया जी अगर आपको नहीं पता इसका मतलब आपने लेक्चर 2 नहीं देखा, और लेक्चर 2 में बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप जाइए और पहले देख लीजिए। चलिए जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता होगा। ओके, वहाँ पे हमने पढ़ा था, साइज के मामले में पढ़ाया था मैंने कि यहाँ पे ऊपर से नीचे, पहले मैं साइज की बात कर रहा हूँ, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि साइज किसकी ज़्यादा होती है, इसकी इस तरीके से ज़्यादा होती है। ये चीज़ हमने कब पढ़ा था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि इन दोनों की साइज सेम होती है, इन दोनों की साइज सेम है, इनकी भी साइज सेम है, इनकी भी साइज सेम है, यहाँ पे इनकी साइज करीब करीब सेम आती है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरीके से बनाना होता है। तो वो पुराना साइज वाला मैटर भी हमने यहाँ पे दोहरा दिया। तो यही था भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब हम लौटते हैं कहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। अब वो देखना भैया ध्यान से तुम, है ना। देखो पहले ये समझो, पहले आप समझो 3D और 4D आयनाइजेशन एनर्जी हमें कंपेयर करना है 3D सीरीज एंड 4D सीरीज में। तो यहाँ पे 3D सीरीज कौन सी है, ये है हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। क्या था ये, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मागे क्या, फीस कॉपी नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये क्या है, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। क्या था ये है नेहा, ये कक्कड़, ये जिंदाबाद। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई क्या, ऐसे मैंने उसको याद कराया था। ओके भैया, अब हमें बात ये करनी है कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन किस तरीके से होता है। अब ये वाला जो आप देख रहे हो स्कैंडियम से लेकर के वहाँ तक वाला, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। यहाँ से लेकर के वहाँ तक 3D सीरीज, और यहाँ पे जो आप देखोगे वो होगा 4D सीरीज। कौन आएगा, वाई, ZR, NB, MO, TC। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे हमने पढ़ाया था फिर रोया ओसामा, और इस वाले के अंदर क्या था, कौन रहेगा ईरान में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये चीज़ मैंने याद कराई थी। अब देखो यहाँ से वाई ZR से लेकर के ये जो पूरी है ना यहाँ तक CD तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4D सीरीज। अच्छा जी, ये हो गई 4D सीरीज। ये पुराना है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो इस वाले में देखो, ये क्या है 5D सीरीज। अगला क्या है 5D सीरीज। 5D सीरीज के अंदर कौन कौन से आते हैं, LAHF, इसको नहीं लेते, ये तो 4F सीरीज है। ये बीच में कौन होता है, 4F सीरीज होता है। तो ये हो गया 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 लोग कहाँ आते हैं, 5D सीरीज में आते हैं। अब जो मैं चर्चा करने वाला हूँ ना यहाँ पे, वो मैं करूँगा 3D सीरीज और 4D सीरीज के बारे में, मतलब इन दोनों में। अब देखो इन दोनों में जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ध्यान देना, जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आप बताइए किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है, इस वजह से 3D का एनर्जी ज़्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू 4D। चलो अब यहाँ पे अच्छे से बात करते हैं 4D सीरीज और 5D सीरीज के बारे में। तो इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूँ ताकि साफ सुथरा आपको दिख सके। देखिएगा यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये Y और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको 10 एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ये कौन से लोग हैं भैया, ये हैं 4D सीरीज वाले। कौन से हैं, ये हैं 4D सीरीज वाले, ठीक है। और यहाँ पर LA से लेके HF, और यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ पर HG तक देख रहे हो आप एलिमेंट 10, वो क्या है 5D सीरीज। ये क्या है भैया
ये है 5D सीरीज, ये है 5D सीरीज, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये है हमारा 5D सीरीज। ओके, पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि जो हमारा ये 4D सीरीज है और जो नीचे वाला ये 5D सीरीज है, देखिएगा ये जो हमारा 4D सीरीज है और नीचे वाला जो ये 5D सीरीज है ना, इन दोनों के साइज सेम होते हैं। इन दोनों के साइज क्या होते हैं? सेम होते हैं। नहीं समझ में आया? देखो समझाता हूं भैया। देखो ये है ZR और ये HF, इनके साइज करीब करीब सेम है, इनके साइज भी करीब करीब सेम, इनके साइज क्या होते हैं? करीब करीब सेम होते हैं। ये कब पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में। क्यों सेम होते हैं? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये साइज सेम होते हैं। ये बात पुराने वाले लेक्चर में हो चुकी है, लेक्चर 2 के अंदर। तो यहां पे यही मेंशन किया गया कि साइज में अगर आप देखें तो जो 4D सीरीज है वो 5D सीरीज के बराबर है। किसमें? साइज में। याद हो गया? अच्छा जी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आयनाइजेशन एनर्जी पे। वहां से क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा उस पर हम ध्यान देंगे। देखिएगा भैया अगली चीज, देखो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं NB और TA का। किसका? NB और TA का। यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, यहां पे NB और नीचे लिख दे रहा हूं TA, ठीक है। यहां पे NB के अंदर बताओ कितने प्रोटॉन होंगे? अगर ये 40 एटॉमिक नंबर रखता है तो इसका पड़ोसी क्या रखेगा? 41। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो ये TA कितना होगा? ये कितना है? 72। तो ये कितना होगा? 73। समझिएगा, बस फोकस रखिए अपने आप को समझने पर। देखो यहां पर है न्यूक्लियस, यहां पर है इसका न्यूक्लियस, ठीक। मैंने क्या बोला कि 4D सीरीज और 5D सीरीज की साइज सेम है। क्या सेम है भैया? साइज सेम है। अच्छा, अगर साइज सेम होगा, इनका साइज करीब करीब सेम होगा तो इस न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस और इनका जो ये वैलेंस सेल होगा, इनका जो वैलेंस सेल होगा उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से सेम होगी। क्या बोल दिया सर? समझ ही नहीं आया? अच्छा, नहीं समझ में आया? ऐसा तो हम पढ़ाते नहीं। देखो भैया यहां से यहां की दूरी देखो, यहां से यहां की दूरी देखो। ये कहा जा रहा है आपसे क्योंकि इनकी साइज सेम है, क्योंकि इनकी साइज सेम है NB और TA की, तो जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच की दूरी है वो यहां पे भी सेम होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई साइज का मतलब ही होता है न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी, ठीक है। तो यहां पे यही चीज हमें समझ में आ भी रही है। अच्छा, लेकिन इस वाले न्यूक्लियस के अंदर 73 प्रोटॉन्स है। कितने? 73 प्रोटॉन्स मौजूद हैं इस TA के न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन यहां पे कितने मौजूद है भैया? 41 प्रोटॉन मौजूद है। अब आप बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है या ये वाला ज्यादा फोर्स फील कर रहा है? तो आप कहोगे कि सर ये वाला, क्योंकि यहां पे 73 प्रोटॉन और 73 प्रोटॉन ज्यादा अच्छे तरीके से इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा। अच्छा, अगर इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है या कठिन है? सोच के बताओ, आसान है या कठिन है? सर इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं, इसको निकालना बड़ा आसान है। इसका मतलब यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी? कम आएगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बोलो भैया क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जवाब है नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को इसने पकड़ के रखा भैया, निकालने गए, ये निकलना नहीं चाहते, एनर्जी फेंक फेंक के मारना पड़ा ज्यादा। अगर ज्यादा फेंक के मारना पड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आना चाहिए था? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आना चाहिए था। समझ नहीं रहे हो मेरे भाई? क्या आना चाहिए था? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आना चाहिए था। तो समझ में आया होगा आपको कि TA का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे इस समय 73 प्रोटॉन्स जो है अट्रैक्शन फोर्स बना के बैठे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा कठिन है। अगर कठिन है तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। कुल मिला के मैं ये बोल दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ TA इज ग्रेटर देन NB। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस बात से। बोलो है क्या? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, समझाया। इसी को देखते हुए क्या ये मैं बोल दूं कि जो हमारा TA है वो 5D सीरीज का है और जो NB है वो 4D सीरीज का है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 5D सीरीज है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। जिसकी साइज आप बोल रहे थे दोनों, यहां पे आप बोल रहे थे इन दोनों की साइज सेम है, लेकिन 5D सीरीज वाले के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या आती है? ज्यादा आती है। इस वजह से मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि यहां पे देखो भैया साइज सेम होता होगा कोई बात नहीं, लेकिन इस 5D के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा ज्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू इस 4D के। इस वजह से यहां पर
एंड ये जो हमारा 5D है उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी। अरे यार अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो पहला ऑर्डर है उसको भी ध्यान से देखो, क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया, लिखा हुआ कि 3D आगे 4D से, वहां हम कह रहे हैं 5D आगे किससे, 4D से। कुल मिला के इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा आयनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक। क्या, आयनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक। अगर हम उसमें कंपैरिजन करना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसके बाद इस 3D का ज़्यादा है, और लास्ट में सबसे कम आता है 4D सीरीज। याद रहेगा क्या, बोलो याद रहेगा क्या आपका जो ये 4D सीरीज है, मतलब कि ये 3D और 5 के बीच में जो ये वाली सीरीज आपने बना रखी है, ये वाली जो सीरीज है वो लास्ट में आती है, जबकि 3 जो है इसके बीच में आती है, सबसे नीचे वाली सबसे आगे आती है इन आयनाइजेशन एनर्जी। अब भैया हमें पता है, आप नोट कर लो, चाहो नोट कर लो, लेकिन अगली चीज़, क्योंकि आप भूल जाओगे, मुझे पता है कि आप इतना याद ही नहीं रख पाते कि यहाँ पे आप ये याद रख सको कि 5D आगे है, इसके बाद सर 3D है, इसके बाद 4D, क्योंकि आपको नॉर्मली एक ट्रेंड याद करने की आदत पड़ चुकी है। इसको मैं याद कराता हूँ एक ग्राफ से। किससे, ग्राफ से। किसके ग्राफ से, ये वाले साइन को पहचानते हो क्या, ये किसका साइन है जानते होंगे आप, सही का एक निशान है। अच्छा जी, ये देखिएगा एक ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा होगा, तो चलो इसको सीधा करने के लिए तरीका है हमारे पास। नहीं बना, कोई बात नहीं, छोड़ देता। अच्छा बन गया, बन गया तो भैया देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो एक लाइन हमने बना दिया, ऐसे ही एक दूसरी लाइन ऐसे बना दो, ठीक है। अगर हमने दूसरी लाइन बना दी, इसको भी कोई कलर दे देते हैं, ये हमारी दूसरी लाइन है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अच्छा जी, अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये वाला कलर। देखो ये वाला जो है ना, ये और ये हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर मैं लिखने वाला हूं सीरीज। क्या लिखने वाला हूं, सीरीज लिखने वाला हूं। इस पे मैं लिखूंगा सीरीज, और यहां पे लिखूंगा मैं 3D सीरीज। क्या लिखूंगा, 3D सीरीज। यहां पे मैं बगल में लिखूंगा 4D सीरीज, यहां पे मैं लिखूंगा 5D सीरीज। ऐसे नहीं लिखेंगे भैया, डी में शुरुआत कहां से होती है, 3 से, तो 3D 4D एंड 5D सीरीज। बल्कि इसका नाम क्या रख दो, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है, डी सीरीज। हम डी ब्लॉक को पूरा एक साथ कंपेयर करके देखने वाले हैं, ठीक है भैया। तो डी सीरीज हमने यहां पर एक्स एक्सिस पे ले रखा है। जी भाई साहब, क्या हुआ, यहां पे देखो जो हमारा वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पर हम लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्या लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो भैया हमारे ग्राफ में ना 3 पॉइंट्स दिखेंगे, एक पॉइंट रिलेट करेगा 3D से, एक रिलेट करेगा 4D से, एक रिलेट कर रहा होगा 5D से। अच्छा जी, देखो 3D के अंदर का एक लाइन आप यहां बना दो, कहीं यहां पे आप यहां पे बना दो। कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो ये कुछ दिखेगा नहीं। क्या करना है हमें, यहाँ पे कलर चेंज करना है। ये हमने बना दिया, क्या बनाया, ये हमने ये 3D सीरीज के एक पॉइंट को बना दिया। तो 4D क्या करिए, इसे थोड़ा सा नीचे बनाइए, इस वाले से थोड़ा सा नीचे बनाइए, यहाँ कहीं बना दीजिए। ये क्या बनाया, ये 4D सीरीज का एक पॉइंट है। 5D सीरीज को इससे ऊपर बनाइए, कहाँ बनाइए, इससे कहीं यहाँ पे ऊपर बनाइए। देखो ये 5D सीरीज वाला इन दोनों से ऊपर है। क्या करिए, इसको मिला दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। आप इनको मिलाएंगे, ऐसा बन गया, इसको आप मिलाएंगे, ऐसा बन गया। कुछ ऐसा सही का निशान बन रहा है ना, ये देखो, ये जो करेक्ट का एक साइन होता है, वो चीज़ हमने यहाँ पे बना दी है। तो याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखना कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पॉइंट पढ़ा था, वहाँ पे हमें सही का एक ग्राफ बनाना है, जहाँ पे शुरुआत हमें 3D से करना है। ये पॉइंट 4D है और ये 5D है, याद रहेगा। अब देखो जो 3D वाला है वो सही वाले निशान में तो ऐसे बनाते हो ना, तो ये वाली चीज़ जो है इस वाले से ऊपर होती है। अगर ये वाली चीज़ इस वाले से ऊपर है तो निश्चित रूप से आप ये कहने वाले हो कि देखो 3D के अंदर जो ग्राफ बना रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये तो हमारा 3D का पॉइंट था। तो ये वाला जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ये वाला जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, इतना आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, 3D का। ये वाला आगे लाओ, ये वाला आयनाइजेशन एनर्जी किसका है भैया, 4D का। ये है 4D का। और ये देखो 5D का सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या आ रहा है, 5D। तो 5D का एनर्जी इतना है, आयनाइजेशन एनर्जी इतना, इसके बाद किसका, 3D का, इसके बाद किसका, 4D का। तो आपको ये चीज याद रहती है, बच्चों के दिमाग में ये सही वाला निशान एक लंबे टाइम तक टिका रहता है। इवन दैट बीटेक कर लोगे तब भी ये याद रहेगा कि सही का निशान हमने कहाँ पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी में कहीं पढ़ा हुआ था। अच्छा जी, अब इसमें ना सफाई करते हैं थोड़ा। सफाई करने के बाद कुछ चीज़ें और बताऊंगा, ये याद रखना, ये नोट कर लो भाई। नोट हो गया होगा, चलिए जी, अगर नोट हो गया है तो अगली लाइन देखिए। अगली लाइन ये है, यहाँ से मैं सब कुछ हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, ठीक है। यहाँ से नहीं हटाते, ठीक, ओके।
ओके ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ चीज़ें हट गई हैं। यहाँ पे क्या बचा हुआ था, ये इसके ऊपर क्या है Fe, यहाँ पे क्या है CO, यहाँ था, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Ni। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे देखूँ ये हटाया जा सकता है क्या, नहीं। ओके, अब एक चीज़ देखना भाई, जो ये आपने देखा ना, ये वाली चीज़ जो आप देख रहे हो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो आपने ये वाली चीज़ देखी है, ये करेक्टली कब से कब तक फॉलो होता है, अगर आप ये याद रख लो तो एडवांस कोई भी सवाल बना दे आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। इतना तो नॉर्मल बुद्धि वाले बच्चों के लिए, थोड़ा सा आपको एडवांस बनाता हूं। आपको ये पॉइंट याद है, बस आप अगर एक लाइन याद रख लो कि ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं वो सारी चीजें 1 to 1 फॉलो होती हैं mn से लेकर Zn तक। क्या बोला मैंने कि जो चीजें मैं बता रहा हूं कि भैया 5D सीरीज का हमेशा ज्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू 3D सीरीज के, विद रिस्पेक्ट टू 4D सीरीज के, ये जो हम बात बता रहे हैं आपको, ये करेक्टली फॉलो होती है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता जब हम mn से Zn तक जाते हैं। जब हम mn से Zn तक जाते हैं, याद करना भी आसान है, mn से Zn तक जाते हैं तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता, किसका, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता। इतनी बात टिकी रहेगी क्या दिमाग में कि जब हम mn से Zn तक जाते हैं तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता। इसलिए याद रखना, आपके पेपर में आयनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं के एग्जाम्पल उठाएंगे, इन्हीं के एग्जाम्पल को उठा के पूछेंगे कि आप बताओ कि Zn, इसके बाद क्या लिखा जाता है CD, और इसके बाद Hg। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा। अब बताओ, अब क्या ऑर्डर बताओगे, कैसे बताओगे, वही लगा दो कि देखो भैया ये वाला जो है 3D सीरीज का, ये वाला जो है 4D सीरीज का, ये वाला जो है 5D सीरीज का है, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा किसका, Hg का। कोई दिक्कत की बात नहीं, Hg का सबसे ज्यादा, इसके बाद किसका, Zn का, इसके बाद किसका, CD का। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। इसी तरीके से mn से लेकर के यहां तक के बीच में कोई क्वेश्चन बने, आप ऐसे निकालना उसकी सीरीज और उसके सामने देख के मारना कि भाई ये रहा हमारा ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, इस वजह से उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो आएंगी भी नहीं पेपर में, जो पेपर में आएंगी वो मैक्सिमम यही आती हैं। लेकिन एनबीटीए वाला निश्चित रूप से आप किसका ज्यादा बताओगे, इसका ज्यादा बताओगे, इन दोनों में किसका ज्यादा बताओगे, इसका ही ज्यादा बताओगे। चलो भैया आपको इतनी बात समझ में आ गई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि बहुत देर से हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। आगे क्या था, एक बार पीछे, हाँ ये आते, ओ भाई साहब ये जबरदस्त चीज है। अभी तक हमने क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाया डी ब्लॉक के अंदर पूरा आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं एस ब्लॉक में कैसे लिखोगे और पी ब्लॉक में कैसे लिखोगे। जब आपको पूरे पीरियोडिक टेबल की आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी तो भैया किसी पेपर बनाने वाले के पास कोई चीज छोड़ी है क्या, हमने नहीं छोड़ी है, तो इसी में से पूछेगा। चलो प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, टाइम लग सकता है लेकिन एक एक चीज सिखा दूंगा। देखो भैया एस ब्लॉक के अंदर बात करें तो इसके अंदर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम मिलेगा तो लिथियम का ज्यादा। यहां पे क्या हुआ, ऐसा ऑर्डर आएगा। यहां पे भी ऐसा टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो नीचे वाले का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम आएगा, क्योंकि यहां पे साइज क्या हो रही है, बोलो साइज यहां पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा जी, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम चीज यहां पे भी लगा दो, सेम चीज आप क्या करिए यहां पे भी लगाइए। टॉप से बॉटम आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, टॉप से बॉटम आइए भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे भी टॉप से बॉटम आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक में कोई समस्या नहीं है, अगले वाले में भी कोई समस्या नहीं। आपको यहां पे कुछ समझ में आ रहा होगा कि देखो ये एक सिंपल सा ऑर्डर बन के आ गया, किसका किसका, इस वाले पूरे एस ब्लॉक का और पी वाले के, इन चार फैमिली का सिंपल सा दिखता है, टॉप से बॉटम जाएंगे घटाएंगे। लेकिन 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 बोरॉन फैमिली और कार्बन की फैमिली में थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें समझाई जाएंगी, याद कराई जाएंगी, आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा कि आप इसको रट लो, ऐसा काम मैं नहीं करने वाला हूं। देखो ये रहा हमारा, पहले समझो बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली को ध्यान से देखना, सब समझ आएगा। जब हम बोरॉन से एल्युमिनियम आते हैं, मतलब टॉप से बॉटम आते हैं, तो निश्चित रूप से बोरॉन का ही ज्यादा आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एल्युमिनियम गैलियम को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, गैलियम और इंडियम के बीच में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी गैलियम और इंडियम में ज्यादा किसका, ज्यादा आता है गैलियम का। गैलियम और इंडियम में टॉप से बॉटम जा रहे हैं, क्या होगा, गैलियम का ज्यादा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये जो कलरफुल बनाए गए हैं थोड़े से, उनमें ही कोई दिक्कत हो सकती है, बताऊंगा क्या। अब इसमें देखो, यहां पे कार्बन और सिलिकॉन में भी सिंपल है, यहां पे भी क्या करना है, सिंपल है। इन दोनों के बीच में भी हमें यही ऑर्डर बनाना है, बस दिक्कत कहां है, एक यहां एक यहां एक यहां,
याद कैसे रखोगे वो पहले जानो और उसका रीजन जानो। रीजन जान गए तो भैया वही पूछा जाएगा आपके पेपर में। देखो ध्यान से देना, यहां पे आप एक बात बताओ, आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि जो डी ब्लॉक है वो कब से कब तक रहता है? भाई जिंक कहां आके खत्म होता है, कहां शुरू होता है? स्कैंडियम से शुरू होता है, जेडन पे आके खत्म होता है, और ये जो चीज होती है वो कैल्शियम और गैलियम के बीच में होती है। भाई आपका जो 3D सीरीज है, मतलब कि जो आपका डी ऑर्बिटल है, वो पहली बार कब भरा गया? जब स्कैंडियम आया। जिंक आया तब तक उसका डी पूरा भर चुका था, ये 3D10 होता है, इसके बाद आता है ये वाला। तो ध्यान देना कि 3D सीरीज मतलब कि हमारी पहली सीरीज कब शुरू हुई? गैलियम के जस्ट पहले शुरू हुई। तो डी में इसी वजह से यहां दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि डी जो होता है वो पुअर सील्डिंग करता है, और उस पुअर सील्डिंग की वजह से जो गैलियम होता है उसके इलेक्ट्रॉन पर होल्डिंग बढ़ जाती है न्यूक्लियस का, इस वजह से गैलियम का ज्यादा आने लग जाता है विद रिस्पेक्ट टू एल्युमिनियम। लेकिन मैं आपको बहुत ही सावधान करना चाहूंगा, यहां एल्युमिनियम और गैलियम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी का। इसके लिए जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है 579 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, लेकिन इसके लिए लिखोगे तो होगा 577। सिर्फ 2 किलो जूल पर मोल का अंतर आता है, लेकिन बड़ा कौन है? Ga बड़ा होता है। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो यही मारना, अदरवाइज अगर ऑप्शन में ये लिखा है कि ये दोनों करीब करीब सेम हैं, क्या ये दोनों करीब करीब सेम है इन आयनाइजेशन एनर्जी, तो मार सकते हो सही। लेकिन अगर वहां पे ये मौजूद है तो यही सही है, क्योंकि इसका कितना होता है 579 और इसका कितना होता है 577। क्या सर हमको याद करना है? ये नहीं याद करना, नहीं याद करना, बस आपको ऐसे एक रेफरेंस दे रहा था मैं। तो ये कहीं लिखा हो सही मान सकते हो, लेकिन जब ये लिखा हो तो यही सही है, ये मान लेना, इसको नोट कर लेना भैया जी। इतनी बात समझ में आई? देखो गैलियम के सामने जब 3D आया तो वहां पे पुअर सील्डिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल का, इस वजह से वहां पे गैलियम का ज्यादा आता है, क्योंकि उस न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में एक ऐसा पर्दा लगा जो फटा हुआ है, जो कि 3D है। तो क्या होगा? न्यूक्लियस जो है अट्रैक्शन फोर्स भेजेगा और वो पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो वहां पे गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। समस्या की कोई बात नहीं है, नहीं है? ओके भाई, यहां देखो ये 3D है, ये क्या है? ये 4D है। यहां पे तो नॉर्मल है यार, 3D के बाद 4D है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4D के बाद नया कुछ आता है, क्या आता है वो देखो यहां पे, ध्यान देना। 3D के बाद 4D, 4D के बाद अब यार 5D आता है ना। जब 5D आता है तो वहां पे उससे पहले 4F आता है। 5D आने से पहले 4F आता है। तो यहां पे कोई नई चीज दिखी क्या? ये है हमारी नई चीज। जब जब कोई नई ऑर्बिटल आएगी और ऐसा नया ऑर्बिटल आए जो फटे हुए पर्दे के बराबर हो, जिसकी सील्डिंग की औकात न हो, उसकी वजह से जो इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आना चाहिए था वो जस्ट उल्टा हो जाता है। तो शायद आपको याद रहेगा कि देखो भैया इस TL के आगे, इस TL के आगे पहली बार, इस TL के आगे पहली बार 4F आता है। इस वजह से जो TL है उसका जो है क्या ज्यादा आएगा? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। क्यों आया ज्यादा? क्योंकि आपके 14 इलेक्ट्रॉन कहां भरे गए? इस 4F के अंदर भरे गए, और F तो कैसा था? एकदम फटा पुराना पर्दा था, जहां पे अब देखो ध्यान से, ये है इलेक्ट्रॉन, ये बीच में फटा हुआ पर्दा 4F, और आपका न्यूक्लियस यहां पे। न्यूक्लियस जो भी अट्रैक्शन फोर्स भेजेगा यहां से, वो इस पर्दे को फाड़ करके वैसे बाहर जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से फटा हुआ था। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के अंदर लाएगा। अगर अंदर लाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? कठिन होगा। कठिन होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। इसका मतलब कुल मिला के सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं लेके आता हूं कि देखो भैया, इस IN और TL में हमने क्या लगाया? पुअर सील्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल। इनके बीच में क्या लगाया? पुअर सील्डिंग ऑफ D ऑर्बिटल। इतना बात समझ में आई? जो हमारा D ऑर्बिटल होता है उसकी तो चलो थोड़ी मोड़ी सील्डिंग की औकात होती भी है, इस F ऑर्बिटल की औकात तो बहुत ही कम होती है सील्डिंग के मामले में। एकदम फटा पुराना पर्दा है ये, तो इसका इंपैक्ट 2 जगह तक जाएगा। कहां तक जाएगा? F का इंपैक्ट 2 जगह तक जाएगा, जबकि D का इंपैक्ट 1 जगह पे ही जाएगा। तो D का इंपैक्ट सिर्फ यहीं पे दिखता है एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में, लेकिन F की औकात कुछ नहीं है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक ही नहीं सकती है, तो उसका इंपैक्ट 2 जगह पर जाता है। तो इस तरीके से SN और PB में PB का भी ज्यादा आता है विद रिस्पेक्ट टू SN के। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, इसके और इसके बीच में नॉर्मल ट्रेंड रखना है। क्या रखना है? इसके और इसके बीच में हमें नॉर्मल ट्रेंड रखना है, इस वाले स्लॉट और इस वाले में। तो हमें क्या करना है? ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा। आई होप आपको सारी बात क्लियर हुई होगी, आपको ये चीज याद हुई होगी। एक बार आप इस पूरे को देख लीजिए ध्यान से, मैं किनारे खड़ा हूं, देखिए ध्यान से। ज्यादा दिक्कत लग रही है क्या? आपके पेपर में से इसी में से कुछ उठ करके आ जाएगा,
ठीक है, चलिए भैया आप चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि इसके पीछे मैंने डी पढ़ा दिया, देख लीजिए, इसके पहले मैंने डी पढ़ा दिया, अब मैंने एस और पी पढ़ा दिया। अब क्या औकात किसी भी पेपर बनाने वाले की कुछ नया बना दे। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि रिएक्टिविटी। अब देखो कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है वो इस बात पे डिपेंड करता है यार कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी कम है। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान समझना। जैसे देखो ये एक मेटल है, मेटल पे चर्चा कर लेते हैं। ये मेटल है, इस मेटल को हमने क्या किया, आयनाइजेशन एनर्जी दिया। अगर ये कम आयनाइजेशन एनर्जी पे जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो क्या बनाएगा, M+ बनाएगा। और जितना जल्दी ये M+ बनाएगा मतलब कि कैटायन बनाएगा, और हमारा जो कैटायन होता है वो न्यूट्रल एटम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो यही लिखा है कि ये चीज़ आसानी से अगर बन जा रही है इसका मतलब ये चीज़ रिएक्टिव है। नहीं समझ में आया? दोबारा बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि ये जितनी आसानी से बन जाएगा, ये जितनी आसानी से बन जाएगा इससे तो बोला जाएगा कि ये जो हमारा मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो कम आयनाइजेशन एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन को निकाल करके बाहर कर देता है। समस्या की कोई बात नहीं। इसी वजह से बोला गया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिएक्टिविटी के इम्प्रपोर्शनल होती है। अगर कम एनर्जी देने से आपका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहा है मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और इसी चीज़ को यार मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। अरे यार कोई मेटल अच्छा मेटल कब बोला जाएगा? हमारे पास क्या है, दो मेटल है। मान लीजिए हमारे पास एक है सोडियम, एक है पोटेशियम। अब सोडियम पोटेशियम दोनों मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं आसानी से। तो अब बताओ कौन ज़्यादा आसानी से देगा? तो मेरे भैया जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आसानी से क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा इसका मतलब ये अपने करैक्टर को आसानी से मेंटेन कर रहा है। उसका करैक्टर क्या था? मेटालिक करैक्टर। क्योंकि मेटल ही तब बोला गया जब इलेक्ट्रॉन उसने निकाला। इस वजह से बोला जाएगा कि इस पोटेशियम का मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि जो मेटालिक करैक्टर है वो जो है आयनाइजेशन एनर्जी के इम्प्रपोर्शनल होता है। तो आप क्या बोलोगे, इनमें सबसे अच्छा मेटल कौन है? इनमें सबसे अच्छा मेटल कौन है? सबसे अच्छा मेटल है ये, क्योंकि इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी होती है सबसे कम। तो देखो भैया मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बना रहा हूं मैं, ये है मेटालिक कैरेक्टर का एक ऑर्डर। अच्छा अब देखो जब आप इधर से इधर जाओगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या इलेक्ट्रॉन के निकालने की क्षमता उसके अंदर आती है या उसका निकालने का मन नहीं करता? निकालने का मन नहीं करता। क्यों? अब वो समझना। देखो भाई जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव वैल्यू बढ़ेगी, और जब जेड इफेक्टिव वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। जब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मेरे भैया उसके मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो घटने लग जाता है। लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर घटता है, लेकिन जब हम इस वाले को देखो, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। अगली चीज, ये तो था मेटालिक कैरेक्टर। अब मैं कह रहा हूं नॉन मेटल का कैरेक्टर। क्या? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। अब यार जो लोग नहीं दे सकते वो उनके अंदर हो सकता है कि टेंडेंसी हो लेने की। तो फिलहाल मैं यहां पे ये समझा दे रहा हूं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, यहां लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो लोग हैं यहां पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको ज्यादा दिखाई देता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, नॉन मेटल वाला कैरेक्टर मैं वहां पे जाकर के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप समझिए कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किस बात पर डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी पे। जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, उसका उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर होगा। चलिए पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे मैंने कुछ चीजें छोड़ दिया है वो देख लेते हैं। एक चीज यहां पर लिखी गई है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसको देख करके बताइए हाईएस्ट किधर है, हाईएस्ट किधर है। देखो हाईएस्ट के लिए हमें देखो क्या करना होगा, जब आप लेफ्ट से इस तरीके से राइट जाओगे तो राइट में जो लोग मिलते हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब इस पूरे फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू इन सबके। इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं होगी। और इस फैमिली के अंदर देखो सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा हीलियम का। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हीलियम है भैया, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी
रखता है। क्या बोला मैंने? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। तो हम यहां पे जवाब लिख रहे होंगे कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? हीलियम की, क्योंकि भैया हीलियम कहाँ? इनर्ट गैस का है और वो पहला मेंबर है और वो सबसे ऊपर रह रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती जाएगी। अब बताओ लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे कहां दिख रही है? लोवेस्ट किधर है? लोवेस्ट है इधर। अरे भाई यहां पे सबसे ज्यादा है तो इधर सबसे कम होगा। सबसे कम में सबसे कम किसका है? इस पूरी फैमिली का सबसे कम, इस फैमिली में सबसे कम किसका? इस सीएस का, सीजीएम का। तो याद रखना लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल कितना होता है? सीजीएम होता है। कईयों के मन में सवाल होगा कि सर यहाँ पे फ्रेंसियम तो लिखा नहीं तो फ्रेंसियम का होता। वैसे मैं बता दूं फ्रेंसियम का विद रिस्पेक्ट टू सीजीएम ज़्यादा ही होता है, लेकिन वो पेपर में नहीं आता क्योंकि वो जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो उस पर वो ज़्यादा चर्चा करते नहीं। तो याद रखिएगा लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीजीएम का और हाईएस्ट जो है हीलियम का मिलेगा। क्या आप एक चीज़ गेस कर सकते हैं कि इनमें सेकंड नंबर पे कौन होगा? कोई बता सकता है सेकंड नंबर पे कौन होगा? लगाइए दिमाग, बताइए सेकंड नंबर पे कौन होगा? सेकंड नंबर पे देखो भैया हीलियम के जस्ट नीचे आता है कौन? ये नियॉन। क्या आता है? नियॉन। तो आप जो ये एलिमेंट देख रहे हो वो नियॉन, ये जो है सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखता है। अब अगला सवाल, ऐसा कौन सा है जो तीसरे नंबर पर आता है पूरे पीरियोडिक टेबल का? अच्छा, पीरियोडिक टेबल में आता कौन है भैया? ये है हमारा फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। हीलियम, नियॉन, इसके बाद आता है फ्लोरीन। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? थर्ड तक बहुत है, उससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। मैं बस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यार, हमने ना हाइड्रोजन पे चर्चा ही नहीं की और आपके दिमाग में तो आएगा नहीं। हाइड्रोजन यहाँ लिखना चाहिए था। हाइड्रोजन हम यहाँ लिखते तो यहाँ हाइड्रोजन सबसे ऊपर आता, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या आती? सबसे ज़्यादा यहाँ पे आती। हाइड्रोजन को हम यहाँ लिखते तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आती, इसमें कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा होती है, ये सही है। लेकिन 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 एक चीज़ मैं तुम्हें याद कराना देना चाहता हूँ कि जो ये हाइड्रोजन है ना, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही होती है जितनी की ऑक्सीजन की होती है। ऐसे दिमाग में थोड़ा सा रख लो, वैसे याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन और किसकी? ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो करीब करीब सेम होती है। जिसको याद नहीं हो रहा है हटा दो भैया, सिंपल सी बात। इसको तो समझ ही रहे हो कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन लिखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। बस इस पॉइंट को चिपका लो दिमाग में, काम हो जाएगा। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट चिपका दिया है और ये उन्होंने कुछ दे रखा है। ये पूछा गया था जेईई मेन 2017 में। बेहद आसान क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया ए और लिखा गया बी। अच्छा, जो ये ए बी लिखा गया है इसमें देखो क्या लिखा है, ए का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना है। ए का कितना? तो यहां पे आप लिखोगे, यार ये हट जाता है हर बार। अगला है ये ए से ए प्लस। जब ए से ए प्लस बन रहा था तो ये 899 किलो जूल पर मोल की एनर्जी ले रहा था, तब वो ए प्लस बना रहा था। ठीक है, अब A प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी दिया? इतना 1757 किलो जूल पर मोल। जब मैंने A प्लस को एनर्जी दिया तब जाकर के उसका इलेक्ट्रॉन निकलता है और वहां पे बनता है A2 प्लस। इतनी बात समझ में आ गई? सिमिलरली आप B के लिए लिखो। B में आपने कितना दिया? 737 दिया। इसके बाद आपको क्या मिला? B प्लस मिला। जब B प्लस मिल गया, जब वहां पे B प्लस मिल गया तब हमने एनर्जी दे दिया भैया इतना। कितना दिया? 1450 के बराबर की एनर्जी जब दी तब इसने दे दिया B2 प्लस बना दिया। इतनी बात समझ में आई क्या? ओके। अब देखो थर्ड के लिए कुछ लिखा जा रहा है। थर्ड के लिए बोला गया कि जब हमने इसको कितनी एनर्जी दी, बहुत ज्यादा दे रहे हैं भाई, ये तो 14,847 14847 इतना किलो जूल जब उन्होंने दिया तब जाके A+3 बना। मतलब अगला इलेक्ट्रॉन तब निकला जब इतनी ज्यादा एनर्जी मारी इसके ऊपर। इसका मतलब यहां पे कुछ खास बात है, इस A2 प्लस के अंदर खास बात है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, तभी वो इतनी ज्यादा एनर्जी खा करके बाहर आ रहा है। तो यहां से हम ये गेस कर पाते हैं कि जो हमारा A2 प्लस है ना, वहां पे क्या आ रहा होगा? निश्चित रूप से वहां पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा।
क्या आ रहा होगा, A2+ के अंदर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा। इस वजह से यहां पे देखो इतना ज्यादा एनर्जी गैप है। मेरे भाई फर्स्ट को देखो कितना था, करीब 900, ये करीब 1700, 900 से 1700, और भैया 1700 से सीधा इतना बड़ा जंप। और ये बड़ा जंप जब भी आए तो समझ जाओ कि इस पहले वाले पे, मतलब A2+ वाले के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना कठिन था कि हमें इतना एनर्जी फेंक के मारनी पड़ गई। समझ में आया क्या भैया, ये बात आ गई। अगला देखो, जब B2+ को हम B+3 बना रहे थे तो हमने 7731, ये भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे देखो, ये पहले कितना था 700, ये कितना है 1400, भैया यहाँ पे हो गया 7700, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B2+ है, ये जो B2+ है, इसके अंदर भी क्या होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। इतनी बात समझ में आई, आ गई होगी। अच्छा जी, अब हटा देते हैं इसको। अब समझो, ये जो हमने रिजल्ट निकाला, इससे क्या आएगा आपके सामने। आप बताओ, आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो इनर्ट गैस बन जाता है। क्या बोल रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा है। देखो भैया, देखो बालक, क्या करना है हमें, कुछ ऐसे करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें से मैं कौन सा एलिमेंट लूं, कौन सा ग्रुप लूं। देखो यहां पे है ये ग्रुप नंबर 1, ये है हमारा ग्रुप नंबर 2। अगर मान लो, चलो मैं जवाब बताता हूं, ग्रुप 2 से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, जब मैं 2 निकालूंगा तो क्या होगा, एक निकालूंगा तो ये यहां पे आएगा, एक और निकालूंगा तो कहां पे जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हो ना, ए और बी, ये निश्चित रूप से दोनों ग्रुप 2 के एलिमेंट होंगे, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होंगे। तभी जब उनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो आसानी से निकाल दिया उन्होंने, कम एनर्जी पे निकाल लिया गया। लेकिन जब तीसरा निकालने की हमने कोशिश करी तो भैया इतना एनर्जी देना पड़ा। यहां से ये प्रूफ होता है कि ए और बी जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। तो यहां पे आप पढ़ लो, यहां पे कहां लिखा है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। हाँ, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 2। हाँ, यहाँ दोनों में 2 और 3 में से कुछ सही हो सकता है। अब हम छांटेंगे कि इनमें से कौन सा सही है। लिखा गया है कि चलो बात समझ में आ गई, ग्रुप 2 के हैं, लेकिन कह रहा है कि ए कम्स बिलो बी, ए कम्स बिलो बी, बी के नीचे आएगा ए, ऐसा लिखा है, बी के नीचे आएगा ए। या अगले वाले में लिखा है, ये वाला है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि जो आपका बी है वो ए के नीचे आएगा, जो बी है वो ए के नीचे आएगा, मतलब ए ऊपर लिखो बी नीचे। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो भैया, आप समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे। देखो कुल मिला के ये कह रहे हैं टॉप से बॉटम की बात। ऊपर कौन है, सेकंड वाले में स्टेटमेंट में कहा गया कि जो बी है एलिमेंट वो ऊपर रहता है, ए नीचे रहता है। और इस वाले में कहा जा रहा है कि जो एलिमेंट ए है वो ऊपर रहता है, बी वाला नीचे रहता है। आपको बताना है कौन सा सही है। इसको समझाने का पहला और शानदार तरीका सिर्फ इस फर्स्ट वाले को देखो। फर्स्ट वाले को देखो, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, ए वाले की है। अगर ए वाले की है तो आप कैसे लिखोगे, देखो आप लिखोगे 899, फिर आप लिखने वाले हो 73 कितना 7। आप टॉप से जब बॉटम की तरफ जाते हो तो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है आयनाइजेशन एनर्जी। और ये किसका है, ये है ए का, और ये रहा हमारा बी का। इसका साफ मतलब है ए ऊपर रहेगा बी नीचे, इसका मतलब आंसर हो गया 3। अब इससे बेहतरीन क्या ही समझाएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आप खुद करने के लायक हैं, आप खुद अटेम्प्ट करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटालिक करेक्टर, आपको सिंपल सा मैं बता देता हूँ। लिखा गया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके बाद है सिलिकॉन। अब आप बताओ, हमने बताया क्या, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक करेक्टर घट जाता है। यही ऑर्डर लाके सेट कर देना, हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहां से यहां जा रहे थे मेटालिक करेक्टर घट रहा था। चलो भैया देख लो, सोडियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, इसके बाद आएगा सिलिकॉन। अगला देख लो, यहां पे आप छांट लेना, कंसिडरिंग द एलिमेंट दिस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटालिक करेक्टर इज। नॉन मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर का जस्ट उल्टा कर दो। क्या लिख रहे हैं भैया, ये देख लो क्या लिखा गया यहां पे, कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन। सिलिकॉन तो होता है कार्बन के नीचे, ऐसा है। ये मैं पीरियोडिक टेबल लिख रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में पहले मिलेगा बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ज्यादा आएगा, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा आएगा, इस वाले का इसके पीछे आएगा। ऑर्डर ढूंढ लेना, मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। 2001 में पूछा गया था। चलिए वहां पे आपको साइकिल से पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, कि आपको यहां पे ये बताना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। बोलो भैया, एक्सप्लेन कर पाओगे क्या। इन सब को आप कहां रखना,
पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा देखिए मैं कैसे करवाने की बात कर रहा हूँ। ये जो लिखा गया उसमें आप पहले लिखिए लिथियम ऊपर, उसके नीचे क्या होता है सोडियम, इसके बाद पोटेशियम। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। यहाँ पर देखो इन्होंने उल्टा लिख रखा है, गलत है। इसी तरीके से आप इसमें आइए, आप ऊपर लिखेंगे बेरिलियम, फिर नीचे मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। टॉप से बॉटम की तरफ आने पर क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बढ़ती है, क्या होती है ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, घटती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है तो निश्चित रूप से देखो ये बी वाला सही है। अब आगे वाला तुम खुद चेक कर लेना, वो गलत जरूर निकलने वाला है। ठीक है, अगला चलते देख लेते हैं क्या लिखा है। 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो समथिंग समथिंग, पता नहीं कितनी कहानियां, कुल मिला के ये समझो ये है। देखो हमारे पास सवाल क्या है, ये है वैनेडियम, वैनेडियम के बाद लिखा है क्रोमियम, वैनेडियम क्रोमियम, क्रोमियम के बाद क्या आता है, इसके बाद लिखा जाता है एमएन, एमएन के बाद क्या है आयरन। ये आपको दिया गया है कि हमारे पास ये 4 क्या है एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है सक्सेसिव मेंबर्स हैं, कहां के फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, मतलब 3D सीरीज के। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है। आपको बताना ये है कि एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओ भाई भाई क्या करें, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकाल के बताओ कि उसका क्या ऑर्डर आएगा। कुछ नहीं करना, वेरी वेरी सिंपल। पहले आपको क्या आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलो भैया दिमाग खवाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, इसका निकालो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है इस तरीके से आर्गन। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आप ये, मतलब 18 यहीं पे निपट गया। इसका कितना होता है 22। अरे यार इसके जस्ट पहले क्या आता है बताओ, वैनेडियम के जस्ट पहले आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम दिया नहीं है, स्कैंडियम का 21 होता है, ये है 22, ये कितना होता है 24। स्कैंडियम टाइटेनियम होता है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे क्या होता है 23 होता है, क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम तब ना आता है वैनेडियम। ठीक है, ये 21 22 23, ठीक, तो ये हो गया 23 24 25 और ये रहा हमारा 26। यहां पे लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा 4s2, तो ये होता है 18। AR का मतलब क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 18 + 2 कितना हो गया बोलो 20। अब आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए 3D कितना 3, 3D कितना 3 लिखना चाहिए। अब मैं यहां पे केवल ये रख रहा हूं 4s2 3D 3, ये किसका हो गया, ये हो गया भैया वैनेडियम। और ये जो हमारा क्रोमियम है इसका तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जरूर आता होगा। ये थोड़ा सा आपको कैसा पढ़ाया जाता है एक्सेप्शन के हिसाब से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं लिख करके क्या लिखा जाएगा। आप लिखोगे 4s2, पहले लिख देता हूं 4s2, अगर ये D3 है तो इसको क्या लिखोगे 3D4। लेकिन ऐसा होने पर ये 3D4 है तो उसको आप क्या कर दीजिए हाफ फिल्ड कर दीजिए, क्या करिए 3D5 कर दीजिए। यहां आप 3D5 कर रहे हो तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा 4s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम क्या होता है 4s1 3D5, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैग्नीज में आइए, मैग्नीज में आप लिखोगे 4s2 3D5, 4s2 3D5। अरे भाई हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डाला तो वो यहाँ पे हमने रख दिया और ये 5 रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आयरन में देखो, आयरन का लिखोगे तो लिखोगे 4s2, क्या लिखोगे 4s2, अगला लिखोगे 3D6, क्या लिखोगे 3D6। अब आप बताओ पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सबसे आप क्या करने वाले हो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे तो बताओ कहां से निकलेगा, 3D से निकालूं या 4s से, बताओ सोचो सोचो। अरे मेरे भैया ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये है n=3 और अगला है n= क्या 4, यहां पे s होगा और यहां पे 3D होगा, ऐसा ही होगा ना, ये 4s और ये 3D। अब एनर्जी आप बाहर से डालोगे तो कहां जाएगा, ये वैलेंस को मिलेगा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से निकल के बाहर आते हैं। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा 4s से। चलिए भैया 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां से निकाला, एक निकाला, अभी ध्यान सुनना, एक निकाला, हमें कौन सा निकालना थर्ड, मतलब एक निकालो दो निकालो, ये दोनों काट दो, दोनों निकाल दिया। अब जब तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी तुम पढ़ने जा रहे हो तब तुम कहां से निकाल रहे हो, इस 3D3 से निकाल रहे हो, निकाल दिया तो अब ये क्या बन गया 3D2 बन गया, यहां पे क्या बना ये 3D2 बन गया। ओके, अब यहां पे देखो इस क्रोमियम वाले में आप जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो कहां से निकलेगा 4s1 से, पहला निकाल दिया, दूसरा निकालोगे तो यहां से निकलेगा क्या बचेगा 3D4, एक और निकालो, क्या करो एक और निकालो, यहां से अगर एक और निकालोगे तो बचेगा क्या 3D, यहां से बच जाएगा 3। अरे मेरे भाई एक 3 निकालने थे टोटल,
एक यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, 4 हो गया, एक और निकालना था, तब जाकर के ये जो प्रोसेस देख रहे हो ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बन रही है। इस मैग्नीज में आइए, मैग्नीज में पहले ये 2 निकाल दीजिए, तीसरा कहां से निकालोगे, तीसरा यहां से निकालोगे। बस बस दिमाग यहीं लगाना था, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही था कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे, अगला इलेक्ट्रॉन जब तुम निकालने जाओगे तो आपको 3d5 मतलब हाफ फील्ड से निकालना होगा। कहां से निकालना होगा, हाफ फील्ड से। अगर आपको हाफ फील्ड से निकालना पड़ गया तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ जाएगी। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन जो हाईएस्ट मिलने वाली है वो मैग्नीज की होगी, क्योंकि तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो D5 में से निकलेगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको चर्चा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, आप पे छोड़ूंगा ये मैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एकदम एग्जैक्टली सेम कह दूं, ज्यादा अंतर नहीं है, बस केवल वहां पे थर्ड पूछा था, यहां पे ये सेकंड पूछेंगे, अंतर सिर्फ ये है। यहां देखो बोला गया सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बोला गया, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बताओ यार, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है तो इसका मतलब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है उस पर चर्चा करनी है। सर तो कर दो ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा पढ़ाई दो, जब यहाँ तक हम पहुँच ही आए हैं तो हमें आना चाहिए। जी भाई सब आना चाहिए। चलिए बता ही देता हूँ, ये है आयरन 6, ध्यान दीजिएगा। इससे 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे तो ये था क्या, 4s2 और क्या था 3d3, 4s2 3d3, यहाँ से दोनों निकाल देंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली। इसमें आओ, वैनेडियम निकल गया। क्रोमियम में आओ, क्रोमियम में क्या लिखा जाता है बोलो, 4s1 लिखा जाता है, अगला क्या होता है 3d5 होता है। पहला निकालोगे कोई समस्या नहीं है, दूसरा निकालने जाओगे मेरे भाई तो 3d5 में से निकालोगे, जो कि कैसा, जो कि हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड जो होते हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से हम बोलेंगे क्रोमियम का सेकंड एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा आएगी। इसमें देख लो क्रोमियम कहां लिखा है, इसमें देख लो क्रोमियम कहां लिखा है, देख के बताओ। क्रोमियम सिर्फ एक जगह लिखा है जहां पे क्रोमियम सबसे आगे, बाकी में क्रोमियम मेंशन नहीं। यहां से जवाब पता चला कि भैया क्रोमियम का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आएगा, ज्यादा है। क्यों आएगा, क्योंकि जो सेकंड वाला है वो 3d5 में से निकलेगा, जो कि हाफ फील्ड है। AIPMT 2008 में पूछा जा चुका है। तो यहां तक की कहानी थी आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और इस सीरीज को देखिए जरूर, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल पूरा देखेंगे और इसके बाद बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, जब आप ये 3 चैप्टर कर लेंगे तब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आपको पूरा S, P और D यहीं पे मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, आपको सारी चीज़ें याद होंगी। रटना थोड़ा कम करेंगे, जहां रटना होगा वहां मैं खुद कहूंगा कि हाँ भैया इसको रट लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।